नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा एकेडमी पर। चलिए देखते हैं, आज हम पर्यावरण प्रदूषण में रेडियो एक्टिव प्रदूषण पढ़ाएंगे। देखते हैं रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता क्या है, तो इसमें समझते हैं। पहले ही लिख चुके हैं हम, एक छोटी सी परिभाषा है। रेडियो एक्टिव पदार्थों के विकिरण से जनित प्रदूषण। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनके विकिरण मतलब उनकी जो किरणें होती हैं उनसे जो उत्पन्न होते हैं प्रदूषण, उनको रेडियो एक्टिव प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण भी कहते हैं। ये मतलब रेडियोधर्मी प्रदूषण भी इसका दूसरा नाम है। ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ये थोरियम हो गए आपके, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, टेट्रेनियम है, ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिनसे कि स्वतः ही रेडियोधर्मी विकिरण निकलता रहता है और ये प्रदूषण फैलाते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि इनसे क्या प्रभाव पड़ता है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझते हैं। जैसे हम जानते हैं जो परमाणु रिएक्टर केंद्र होते हैं वहाँ पे स्वतः ही मतलब कि रिसाव होता रहता है इनका कभी कभी। तो इस तरह से वहाँ जब रिसाव होता है तो इनके संपर्क में जब मानव लोग आते हैं तो उनमें जैसे जो कोशिकाएं उतक होती हैं ये इफेक्ट करते हैं। ये मतलब कि इनके अपघटन क्रिया जो होती है जिनके मिलने से ये चर्म रोग जैसे कैंसर इत्यादि हो जाते हैं। तो ये एक प्रदूषण के रूप में कार्य करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। और जैसे देखा जाए कि ज़्यादातर कहीं मतलब परमाणु रिएक्टर अगर वहाँ विस्फोट हो जा रहा है जिस कारण से वहाँ पे उपस्थित जैसे कि जीवधारियों में म्यूटेंट जीन उत्परिवर्तन दिखाई देता है। ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थों से ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषण की जो मापन इकाई होती है उसे रोटजन कहते हैं। रोटजन मतलब एक इकाई का नाम है, लिख लेते हैं उसको भी। रेडियो एक्टिव मापन इकाई जो है उसे रोटजन कहते हैं। ये कुछ बेसिक परिभाषा और उसके संबंध में था। अब चलिए आगे देखते हैं कि ये रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो होता है किन किन मतलब भागों में बांट देते हैं। दो भागों में, मानवजनित भी होता है, प्राकृतिक भी होता है। इसको एक एक करके समझ लेते हैं। एक छोटे से पॉइंट बनाएंगे हम कि रेडियोधर्मी प्रदूषण मुख्यतः दो भागों में बांटे हैं। इसमें आपका पहला हम लिखेंगे मानवजनित। मानवजनित जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है वो कैसे होता है इसको समझते हैं। इसमें हम जैसे जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उनमें जो रिसाव होता है रेडियोधर्मी पदार्थों का उससे होगा। पॉइंट वाइज लिख देंगे। परमाणु रिएक्टरों में रिसाव जो होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण होता है। नाभ की प्रयोग जो हम करते हैं, नाभ की प्रयोगों द्वारा भी रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है जो मानव द्वारा संभव होता है। परमाणु बमों का विस्फोट। परमाणु बम जो हम देखते हैं कि परमाणु बम विस्फोट होते हैं
जब युद्ध छिड़ता है तो एक देश दूसरे देश परमाणु बम विस्फोट कर देता है। तो इन कारणों से भी रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। एग्जाम्पल एक जैसे कि जो जापान में जो परमाणु बम विस्फोट हुए थे, एक 6 अगस्त को हुआ था, एक 9 अगस्त को 1945 में। तो जो कि हिरोशिमा और नागासाकी शहर में 2 परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, जिस कारण से वहाँ पे आज भी देखा जाए तो बहुत से मतलब कि गंभीर समस्याएं हैं दिख रही हैं जापान में। तो जिन कारणों से मतलब प्रभाव पड़ता है ना रेडियोएक्टिव प्रदूषण जब वहाँ फैले हैं बम के विस्फोट के पश्चात, तो वहाँ पे आने वाले जैसे जनरेशन में भी काफ़ी मतलब कि अन्नों में विभिन्नताएं दिखती हैं, मतलब समानताएं नहीं दिखती, किसी मतलब अपाहिज तरह से दिखते हैं वहाँ के लोग। कुछ मतलब प्रभाव पड़ा है कि ये परमाणु विस्फोट के कारण ही हुआ है। ये दोनों शहर जो हिरोशिमा नागासाकी हैं ये जापान में है, और यहाँ पे अमेरिका ने ही परमाणु बम गिराया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था। बात करते हैं मनुष्य द्वारा कुछ विविध प्रकार के परमाणु पदार्थ जैसे जो रेडियो पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कोबाल्ट 60 जो होता है, और एक होता है तो कार्बन 14 जो प्रयोग करते हैं। ये सब रेडियोएक्टिव पदार्थ ही हैं। मनुष्यों के द्वारा विविध उद्देश्यों के लिए मतलब उनके मतलब कुछ कार्य रहेंगे उसमें जो प्रयोग करते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ का, उन कारणों से रेडियोएक्टिव प्रदूषण जो होता है उनमें देख लेते हैं कौन कौन से मतलब रेडियोधर्मी पदार्थ हैं। एशियन 137 ये रेडियोधर्मी पदार्थ है। क्या क्या है, कार्बन 40 है, कोबाल्ट 60 और कैल्शियम 137। ये जैसे कि रेडियोधर्मी पदार्थ है, इनका प्रयोग जब मानव अपने विभिन्न कार्यों में करता है तो जिससे कि प्रदूषण का खतरा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो दूसरा इसका भाग है मानव जनित था एक, और दूसरा भाग जो है हमारा वो है प्रकृति जनित। प्रकृति मतलब प्राकृतिक द्वारा जैसे रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्सर्जन होता है भूकंप आने पर, और जैसे कुछ सूर्य की किरणों से भी निकलती हैं किरणें, विकिरण, अल्ट्रावायलेट, ये सब क्या है रेडियोएक्टिव प्रदूषण के कारक हैं। इसको मिटाते हैं। प्राकृतिक जनित देखते हैं, इसमें क्या है पृथ्वी के गर्भ से तो जो दबे रेडियोधर्मी पदार्थ हैं वो उनका जो उत्सर्जन होता है बाहर जैसे निकलते हैं, इन कारणों से भी रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, लेकिन इनकी जैसे कि मात्रा इतनी हानिकारक नहीं होती जिससे कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए नुकसान हो।
प्रकृतिजन्य समझ लेते हैं जो हम लिखे हैं इसको। पृथ्वी के गर्भ में दबे जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वह सूर्य के हानिकारक किरणें अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा जो प्रकृति जन्य रेडियोधर्मी प्रदूषण होते हैं होता है। यही है प्रकृति जन्य में यही होगा, गर्भ में दबे जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं उनका जब निष्कासन मतलब बाहर निकलते हैं किसी कारणों से और फिर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं एक कारक बनते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण के। लेकिन इनका जैसे क्या है कि इनकी मात्रा जो होती है अधिक नहीं होती, बहुत कम मात्रा में निकलते हैं जिन कारणों से ये रेडियोधर्मी का कोई विशेष प्रभाव नहीं कर पाते। चलिए अब देख लेते हैं रेडियोधर्मी जो प्रदूषण होता है इनमें क्या उपाय कर सकते हैं। उपाय में देखते हैं क्या कर सकते हैं। जो हम परमाणु बम का परीक्षण करते हैं उनका हम प्रयोग मतलब कि अगर कम करें तो ये हमारा एक प्रमुख उपाय हो सकता है। जो परमाणु बम परीक्षण करते हैं भूमिगत व वायुमंडल जलमंडल में उनको रोकना। अगला है हमारा मानव उपयोग वाले यंत्रों का, जो मानव उपयोग अपने यंत्रों का करते हैं उनमें उनका अगर रेडियोएक्टिव पदार्थों का उनके साथ जुड़ा हुआ संबंध हो तो उनसे उनको हम मुक्त करें, मतलब उनके अलावा हम ये यंत्रों का प्रयोग करें। ये भी एक उपाय का स्रोत है। अगला है परमाणु अस्त्रों पर रोक लगाना और निशस्त्रीकरण करना। परमाणु अस्त्रों पर रोक लगाना, परमाणु बम बनते हैं उन युद्धों में प्रयोग करने के लिए रोकना। निशस्त्रीकरण बिना हथियार का मतलब युद्ध को नहीं करना है परमाणु बम से। जैसे अपने होते हैं ना कि जैसे कि इस समय यूक्रेन और यहाँ पे रूस के साथ हो रहा है, इसमें वही परमाणु बम का प्रयोग किए नहीं है, लेकिन जो भी बम प्रयोग कर रहे हैं छोटे मोटे वो भी कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं रेडियोएक्टिव पदार्थ द्वारा। एक पॉइंट और लिखेंगे,
परिवहन कोई भी जो नाभिकीय पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनके जो परिवहन होते हैं मतलब उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जाते हैं तो उनमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। किन्हीं कारणों से जैसे उनको जब किसी क्षति पहुंचती है जिन कारणों से उनका रिसाव हो जाता है, विस्फोट हो जाते हैं, इन कारणों को भी सावधानी से देखा जाएगा। ये उपाय में हम देखे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रदूषण पढ़ेंगे ई अपशिष्ट, ई वेस्ट क्या है, इसके क्या प्रदूषण मतलब कैसे होता है, इनका रोकथाम के लिए क्या करेंगे। हमारा जो अगला प्रदूषण है ई अपशिष्ट। ई अपशिष्ट इंग्लिश में ई वेस्ट कहते हैं। ई अपशिष्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा इसको मतलब समझते हैं कि क्या है ये। ई अपशिष्ट का निर्माण, इसका निर्माण कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक ये जो उपकरण होते हैं हमारे जैसे कि पंखा, टीवी, कूलर सब इत्यादि, इनके खराब हो जाने से, उपकरणों के अनुपयुक्त एवं बेकार हो जाने से होता है ये अपशिष्ट। और इनमें जो अनेक प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, भारी धातुएं पाई जाती हैं जो है वो कहता है सीसा हो, कैडमियम है, पारा है, क्रोमियम है। जो घटता है इसके प्रभाव मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है। और ई वेस्ट के स्रोत क्या है, जैसे बता चुके हैं, कंप्यूटर है, टीवी है, रेडियो, मोबाइल, सीडी प्लेयर, पंखा, ट्यूबलाइट, वाशिंग मशीन इत्यादि जितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इलेक्ट्रिकल सामान होते हैं, ये सब ई वेस्ट में आते हैं। जब खराब हो जाते हैं, कहीं फेंक देते हैं इनको, तो इससे ई अपशिष्ट मतलब होता है। और ये सब जो रसायन होती हैं इनसे मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत में ई वेस्ट का क्या महत्व है। चलिए आइए देखते हैं भारत में ई वेस्ट मतलब भारत में ई वेस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारत में जैसे हम देखते हैं कि यहाँ लिख चुके हैं पहले से, वर्तमान समय में तीव्र जनसंख्या वृद्धि मतलब तेजी से जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है और आधुनिक जीवन शैली, जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है, पहले के समय में प्राचीन काल में जो जीवन शैली थी, अब के जमाने में जो जीवन काफी अंतर है। लोगों की क्रय शक्ति क्षमता, क्रय शक्ति मतलब हाँ कुछ पैसे आ गए सबके पास, जिस वजह से वो हर एक चीजें खरीद लेते हैं अपनी सुख सुविधा के लिए। इन सब क्षमता का विकास होने के कारण ही भारत जो ई वेस्ट डंपिंग मतलब कचरे का प्रमुख केंद्र बन गया है। भारत में भी नहीं ई वेस्ट नहीं, बहुत सारे ई वेस्ट कचरे विद्यमान है, प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। कहने का मतलब मेरा हमारा ये अभिप्राय है कि जो हमारी बढ़ती जनसंख्या है, इसके अलावा हमारे जो क्रय शक्ति क्षमता है, खरीदने की आधुनिक जीवन शैली है, इन कारणों से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ये सब चीज़ें खरीद देते हैं अपनी सुख सुविधा के लिए, और ख़राब होता है तो उसको वापस हम फेंक देते हैं। इन कारणों से ई अपशिष्ट जमा हो जाते हैं। अब इसी में हम आगे कुछ भारत में संबंधित कुछ पॉइंट लिखेंगे। सबसे ज़्यादा ई वेस्ट किन राज्यों में ये देख लेते हैं। तो पॉइंट वाइज भारत में सबसे ज़्यादा ई वेस्ट बात करते हैं सबसे ज़्यादा, तो सबसे पहले महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र राज्य है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ई अपशिष्ट निकलता है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है, इसके बाद आपका है तमिलनाडु, दक्षिण भारत का राज्य है। फिर आंध्र प्रदेश है, फिर चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, ये भी एक अपशिष्ट उत्पादन है। यूपी, ये चार राज्य जो है सबसे ज्यादा ई वेस्ट उत्पादित करते हैं। भारत में लगभग अपने भारत में लगभग 10% पर मोबाइल, जो मोबाइल कचरे होते हैं खराब हो जाने के बाद, ये 10% की अपशिष्ट मोबाइल से बस होता है। ई वेस्ट 10% कहाँ से, मोबाइल से सबसे ज्यादा भारत में।
सबका ही मोबाइल रखते हैं, खराब होती हैं, फेंकते हैं, ये सब ई वेस्ट के कारण बनते हैं। तो बात करते हैं, एक पॉइंट और लिखते हैं कि भारत और चीन, जो हमारा भारत देश है और चीन देश, ये विश्व में सबसे बड़े ई वेस्ट का आयातक हैं, आयात करते हैं ये लोग मतलब कि अन्य देशों से जो कचरे होते हैं उनको अपने देश में लाते हैं, उनको मतलब रिसाइकलिंग करने के लिए, कुछ प्रयोग करने के लिए उनके पार्ट्स अपने यहाँ मंगा देते हैं। तो भारत और चीन ये दोनों सबसे बड़े ई वेस्ट के आयातक हैं, भारत और चीन। भारत और चीन विश्व के सबसे बड़े आयातक हैं ई वेस्ट के। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ प्रभाव क्या ये इस वेस्ट के प्रभाव पड़ते हैं। चलिए देखते हैं ई वेस्ट के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनमें जो पदार्थ निकलते हैं ई वेस्ट से खतरनाक, उनसे क्या प्रभाव पड़ता है मानव स्वास्थ्य के लिए, वो देखते हैं। तो जैसे हम देखते हैं ई वेस्ट से शीशा भी निकलता है, इनका स्रोत जो निकलता है शीशा, इससे किडनी व दिमाग प्रभावित होता है, हमारा किडनी व दिमाग प्रभावित होता है शीशा से। और आर्सेनिक पदार्थ जब निकलता है तो त्वचा कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है, फेफड़ा कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। पारा यहाँ से पारा जब अधिकता होती है, पारा जब लगता है मनुष्य स्वास्थ्य के लिए तो मिनी माता रोग उत्पन्न होता है, इससे मिनी माता रोग हो जाता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म है। और ये पीवीसी जो पाइपें होती हैं, इनको अगर हम जलाएंगे, इनके दहन से ही जो गैसें निकलती हैं हाइड्रोजन क्लोराइड सल्फाइड जो गैस निकलती हैं, इनसे श्वसन संबंधित रोग होता है। और बेरियम क्या है, ये भी एक तो निकलता है ई वेस्ट से, जिससे मस्तिष्क फूल जाता है, हृदय को क्षति पहुंचती है। ये सब मतलब कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ हैं, ई वेस्ट से, ई अपशिष्ट से ही निकलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा प्लास्टिक से ही प्रदूषण फैलता है, उसको भी समझ लेते हैं। हमारा जो अगला प्रदूषण है प्लास्टिक प्रदूषण, जो कि हम लिखे हैं, देखिए प्लास्टिक प्रदूषण जो भूमि पर जल में प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं को फेंकना, जैसे हम भूमि पर कहीं फेंक देते हैं, जल में बहा देते हैं प्लास्टिकों को, तो इनसे जो इकट्ठा होने के बाद जो प्रदूषण फैलता है उसे प्लास्टिक प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं जैसे CPCB, इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे कि भारत में प्रति वर्ष कितना 56 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न होता है, इतना ज्यादा, जिस कारणों से प्लास्टिक प्रदूषण होता है। अब देखते हैं प्लास्टिक प्रदूषण में इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं। प्लास्टिक में जैसे प्लास्टिक जो पॉलिथीन आती है, प्लास्टिक से बने सामान होते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं, बाद में खराब होने के बाद फेंक देते हैं, इससे क्या प्रभाव होता है देख लेते हैं। प्लास्टिक भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करता है। जो हम अगर खेतों में फेंक देंगे तो वहाँ की जो मृदा की उर्वरा शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है प्लास्टिक के कारण, जिससे कि फसलों का उत्पादन संभव नहीं हो पाता। और प्लास्टिक के दहन से, इनके दहन की बात करते हैं, इनको जलाया जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड जैसी जहरीली गैस निकलेगी, जो कि तंत्रिका तंत्र, हमारी तंत्रिका तंत्र वह इम्यून क्षमता, जो हमारी क्षमता होती है, उसको नकारात्मक प्रभाव डालती है। ठीक है, अगला देखते हैं, नदी सागर आदि में अगर प्लास्टिक फेंकते हैं तो जलीय जीवों के लिए यह बुरा प्रभाव डालता है। ठीक, प्लास्टिक के प्रयोगों से मानव में कैंसर रोग, भयानक कैंसर रोग जिसे हो सकता है। प्लास्टिक अगर प्रयोग कर रहा है, उसको कुछ खा पी रहा है, प्लास्टिक से होता है ना, प्लास्टिक के बर्तन में खाना या तो पानी पीना, जिस कारण से कैंसर जैसा रोग संभव होता है। बात करते हैं प्लास्टिक में अंतःस्रावी समस्या उत्पन्न करने वाले रसायन का पाया जाना भी होता है। जैसे कि अगर अंतःस्रावी हमारी समस्या जैसे कि उत्पन्न होती है, मोटापा, डायबिटीज, ये सब यहाँ कैसे मतलब समस्याएं उत्पन्न होगी प्लास्टिक के प्रयोग से, ये गुण पाए जाते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण देखिए, अब देखते हैं इसके उपाय के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको अमेरिज करते हैं, इसके बाद इसके उपाय को बताते हैं। चलिए देखते हैं प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के कुछ उपाय, क्या उपाय कर सकते हैं। तो हम लिखे हैं प्लास्टिक उत्पादन को प्रतिबंधित करना। जो प्लास्टिक उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां हैं उनको हम रोक लगा दें, जो प्लास्टिक नहीं बना पाए।
और फिर है रिसाइकलिंग को प्रोत्साहन करने के लिए नीतियाँ बनाना। जो हम प्लास्टिक अगर जो यूज हो रहा है उसको अगर हम फिर से रिसाइकलिंग करके फिर से प्रयोग कर सकते हैं तो ये नीतियाँ बनाए पहले उसके लिए। प्लास्टिक थैलों का कम से कम प्रयोग किया जाए, ये हमारा है उपाय। और लैंडफिल मतलब दबाना, जैसे कि इसके तहत हम जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदेंगे, फिर उसमें इस प्लास्टिक को डाल ऊपर से मिट्टी से दबा देंगे। और दूसरा और अगला हमारा है दहन। दहन यंत्रों द्वारा हम इस अपशिष्ट मतलब इसको दहन यंत्रों में डाल के प्लास्टिक को हम जला देंगे, जिससे कि प्लास्टिक खत्म हो जाएगा और फिर उसके लिए प्रदूषण नहीं हो पाएगा। ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अब आगे हम दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।